अच्छा जी, आज हम बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर यानी कि चैप्टर नंबर 44 करेंगे। अब इसमें हमने बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकनी बाय इनहिबिटिंग इट्स प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस करवाता कौन है, ये हमें पता है, राइबोसोम्स करवाते होते हैं। अब एक चीज याद रखनी कि बैक्टीरिया में राइबोसोम और ह्यूमन में राइबोसोम यानी कि जो ममेलियन राइबोसोम है उनमें क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल हम ड्रग लें, वो बैक्टीरिया के राइबोसोम को तो इनहिबिट करे ही करे, वो हमारे अंदर जो राइबोसोम है जिन्होंने ममेलियन प्रोटीन की सिंथेसिस करनी वो उनको भी इनहिबिट कर दे। तो एक तो बेसिकली ये डिफरेंस है कि जो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस बनाने वाले राइबोसोम है वो 70s के होते हैं, 70 स्वेडबर्ग यूनिट के होते हैं। जो ममेलियन राइबोसोम जो बनाते होते हैं, ममेलियन प्रोटीन सिंथेसिस वाले राइबोसोम है वो 80 स्वेडबर्ग यूनिट के होते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल ममेलियन राइबोसोम्स होते हैं वो भी हमारे पास 70 स्वेडबर्ग यूनिट के होते हैं। लेकिन जो ममेलियन माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम है वो अपने आप को इन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर से बचा लेते होते हैं। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन पे है। बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन स्पेक्ट्रम के बेसिस पे की गई है। सबसे पहले हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम आते हैं जिसमें हमारे पास क्लोरोमाफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन्स है। मॉडरेट स्पेक्ट्रम में आते हैं माइक्रोलाइड्स कीटोलाइड्स वगैरह। उसके बाद नैरो स्पेक्ट्रम में आते हैं जिनमें हमारे पास लिंकोसामाइड्स है, स्टेप्टोग्रामिन्स है और लिनोजोलिड है। अब इसके बाद इन्होंने ना क्लासिफिकेशन दी हुई है। अब हम एक एक करके ड्रग्स करेंगे, वहां पे इसकी एक एक क्लासिफिकेशन करेंगे। एट द एंड आपको सारी क्लासिफिकेशन आती होगी। सबसे पहले हमारे पास ड्रग है टेट्रासाइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन का क्या सीन है कि सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन की हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में क्या चीज याद करने वाली, टेट्रासाइक्लिन्स, अगर वो लफज देना टेट्रासाइक्लिन तो इसका मतलब है कि वो क्लास का नाम है। उसके बाद इसमें ड्रग कौन से होते हैं, टेट्रासाइक्लिन एक ड्रग खुद है, डॉक्सीसाइक्लिन है, माइनोसाइक्लिन है और डेमेक्लोसाइक्लिन है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद अब टेट्रासाइक्लिन इसके क्लासिफिकेशन आ गई। उसके बाद डॉक्सीसाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन, टाइगीसाइक्लिन। अब इसमें चीज याद रखनी, सबसे पहले तो टेट्रासाइक्लिन की जो क्लास है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। इसके बाद यहाँ से टाइगर से याद रखना है, टाइगर क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग चीज है। इसमें जो वाहिद ड्रग है ना टाइगीसाइक्लिन, वो हमारे पास आईवी के जरिए देते होते हैं। इसका सबसे ज्यादा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है और इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कम होती है। अब इनकी फार्माकोकाइनेटिक्स हम याद करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स हम बेसिकली किस तरह याद करते हैं, आदमी से अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन। जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन है ना, वो ओरल अब्जॉर्प्शन है, वो वेरिएबल होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं, अब इनमें कुछ टाइप्स होती है जैसे डॉक्सी और माइनोसाइक्लिन है, वो 95% ओरली अब्जॉर्ब हो जाती है। जबकि जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है वो 60 to 70% होती है। इसके अलावा ये याद रखना है कि इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो कुछ की इम्पेयर्ड बाय द फूड्स होती हैं और मल्टीवैलेंट के टाइम्स, यानी इसमें मल्टीवैलेंट के टाइम्स में ये याद रखना है कि कैल्शियम, आयरन और एल्यूमिनियम के साथ नहीं देनी। एक चीज याद रखनी कि दूध के साथ कभी टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह नहीं देनी। क्यों? क्योंकि जो ये चिलेटर्स होती हैं, अब वो क्या कहते हैं, अब टेट्रासाइक्लिन दो दूध के साथ, वो उसके साथ बाइंड कर जाएगी और उसका इफेक्ट ही नहीं आने देगी। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाइडली है, प्लेसेंटा में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसकी मेटाबॉलिज्म हेपेटिक है और इसके जो एलिमिनेशन है, वो ये एलिमिनेशन में एक चीज याद रखनी कि जो डॉक्सीसाइक्लिन की एलिमिनेशन है ना, वो एक्सक्रीटेड मेनली इन द फीसिस होती है। और जो हमारे पास टाइगीसाइक्लिन वगैरह है उसकी हमारे पास एलिमिनेट बाय द बाइल है। और उसके अलावा ऑल अदर जो हमारे पास हैं टेट्रासाइक्लिन है, वो अंडरगो एंटेरोहेपेटिक साइक्लिन जाते होते हैं एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन के। उसके अलावा इसके बाद आगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि 30S राइबोसोमल सब यूनिट के साथ कंबाइन करते होते हैं और ये प्रिवेंट कर देते हैं। अब बेसिकली क्या होना होता है कि हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए ना, वहां उसने जाके लगना होता है अपनी साइड पे, एक्सेप्टर साइड पे, और वहां पे जाके उसने एमआरएनए कम्प्लेक्स के साथ इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनाना होता है। ये क्या करता है कि टेट्रासाइक्लिन जाके 30S राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है और ये हमारे पास उसका प्रोटीन सिंथेसिस है ना उसे रोक देता होता है। यानी कि जो चीज नॉर्मल होनी होती है ना, जैसे कि 30S के साथ ट्रांसफर आरएनए लगना था, ये ट्रांसफर आरएनए को नहीं लगने देता और वहां पे जाके खुद लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास नहीं हो पाती प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद इसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इफ्लक्स पंप होते हैं, यानी कि हम इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन को इतना ज्यादा होने नहीं देते। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल प्रोटेक्शन प्रोटीन हो जाती है, यानी कि 30S राइबोसोम जो है ना उसके प्रोटेक्शन में प्रोटीन्स बन जाती है, यानी कि वो टेट्रासाइक्लिन को नहीं आने देती। इसके अलावा इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन करवा देते हैं हम टेट्रासाइक्लिन की। इसमें ना एक चीज याद रखनी है कि ये जो सारे मैकेनिज्म है ना, ये डॉक्सीसाइक्लिन,
टेट्रासाइक्लिन, डिमॉक्सीसाइक्लिन, इनके खिलाफ, टेट्रासाइक्लिन वगैरह के खिलाफ सही है, लेकिन टाइगीसाइक्लिन के खिलाफ ये तीनों मैकेनिज्म नहीं काम करते होते। लेकिन उसके खिलाफ एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म ये होता है कि उसमें मल्टी ड्रग इफ्लक्स पंप होता है। वो कौन कौन से बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीएस या सुडोमोनास वगैरह, वो मल्टी ड्रग इफ्लक्स पंप प्रोवाइड करते थे, जिससे हम उसकी रेजिस्टेंस करवा लेते थे। अब इसके अलावा इनके क्लिनिकल यूजेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज है। अब सबसे पहला इसका प्राइमरी यूजेज, प्राइमरी यूजेज में इसका निमोनिया का क्रैम्प्स, क्लैमिडिया में यूज होता है, इसके अलावा रिकेट्सिस में यूज होता है, इसके अलावा एटिपिकल बैक्टीरिया, ये बेसिकली ये तीनों एटिपिकल बैक्टीरिया भी हैं। उसके अलावा माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई में यूज होता है, और उसके अलावा सम स्पायरोचीट्स में भी यूज होता है। ये आप इसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी यूजेज ऐसे, यानी कि सलार पी मैंने इसका निमोनिक बनाया हुआ है, ऐसे से ये सिफिलिस में यूज होता है, लेप्टोस्पोरोसिस में यूज होता है, एक ब्लड डिसऑर्डर है। इसके अलावा ये एक्नी के ट्रीटमेंट में यूज होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज होता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रोफिलैक्सिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो इन्फेक्शन होता है उसमें एज अ प्रोफिलैक्सिस यूज होता है। इसके अलावा सिलेक्टिव यूजेज इसके क्या है, वो महल से याद कर सकते हैं, यानी कि एम से मलेरिया और एम ए मलेरिया और एम्बेसिस की ट्रीटमेंट में हम डॉक्सीसाइक्लिन यूज करते होते हैं। इसके अलावा एच पाइलोरी के में टेट्रासाइक्लिन यूज करते होते हैं। इसके अलावा एडीएच सिक्रीटिंग ट्यूमर की ट्रीटमेंट में हम डेमोक्सीसाइक्लिन यूज करते होते हैं। लाइम डिजीज की ट्रीटमेंट में भी डॉक्सीसाइक्लिन यूज करते हैं। इसके अलावा एक मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट होती है, जिसमें हम माइनोसाइक्लिन यूज करते हैं, लेकिन अब ये इतनी ज्यादा यूज नहीं होती। इसकी जगह हम सिप्रोफ्लॉक्सिसिन यूज कर लेते होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव ड्रग रहती है। अब इसमें ना बेसिकली हमने टाइगीसाइक्लिन जो हमने पढ़ा था, जिसकी ज्यादा रेजिस्टेंस बहुत कम है, उसका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है, वो देखनी। इसमें एक और डिफरेंस ये आता है कि इसकी जो हाफ लाइफ है ना, वो एज कम्पेयर टू द बाकी जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है ना, टेट्रासाइक्लिन उनके मुकाबले में ज्यादा इसकी हाफ लाइफ है। और ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड स्किन या सॉफ्ट टिश्यूज या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो बेसिकली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के वजह से आते हैं, उसमें अलावा मर्सा में भी यूज होती है, ग्राम नेगेटिव एनारोब्स वगैरह में भी यूज होती है। ये सबसे ज्यादा लेस रेजिस्टेंस है, और ये मर्सा के खिलाफ वेरी इफेक्टिव है। ये चीज यूज याद रखनी है। इसके अलावा वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस, उसमें भी ये यूज होती है, एनारोब्स में भी यूज होती है, और माइकोबैक्टीरिया में यूज होती है। इसके अलावा एक चीज याद रखनी, टेट्रासाइक्लिन एक्ट ऑन द क्लेमिडियल एंड द माइकोप्लाज्म स्पीशीज, ये यहाँ पे याद रखा है, यहाँ पे याद करवाया, क्योंकि ये एटिपिकल होते हैं, इनके खिलाफ ही एक्ट कर जाती होती है। अगर एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद रखनी है इन दोनों की, ये प्रेगनेंसी में नहीं देनी और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में नहीं देनी, ठीक है, और ये चिल्ड्रन अंडर 8 ईयर्स में नहीं देनी। अब अगर हमारे पास लाइम डिजीज की, क्योंकि सिलेक्टिव ट्रीटमेंट में हम यूज करते होते हैं डॉक्सीसाइक्लिन, अगर किसी पेशेंट को, अब हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसे लाइम डिजीज है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, ये यंग किड है, तो इसमें हम कौन सी देंगे, तो हम अमोक्सिसिलिन देते होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यंग किड के अंदर क्यों नहीं देते हो, क्योंकि ये टूथ इनामल को खराब करती होती है, टीथ और बोन डिसऑर्डर्स करवाती होती है, ये याद रखना है। उसके अलावा अब हमारी इसकी टॉक्सिसिटी करते हैं। इसकी टॉक्सिसिटी आपने याद रखनी है कपिल देव जी से। केस ए से क्या, किडनी में फेनकोनी सिंड्रोम करवाती है। तो फॉर एग्जांपल एक दफा एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, उसने उसको टेट्रासाइक्लिन दी, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज के लिए, फॉर क्लैमिडिया के लिए उसको टेट्रासाइक्लिन दे दी। अब वो 5 महीने तक तो ठीक रहा, उसके बाद क्या होता है कि उसे दोबारा वो सिम्टम्स आते हैं, तो वो क्या करता है, वो दोबारा ले लेता है वही टेट्रासाइक्लिन, बगैर किसी डॉक्टर के पास जाए। अब उसमें क्या होता है कि वो जो हमारे पास आउटडेटेड या एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन होती है ना, उसकी वजह से फेनकोनी सिंड्रोम होता है हमारे पास। ये चीज याद रखने वाली है कि हमारे पास फेनकोनी सिंड्रोम होता है आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन यूज करने की वजह से। अब इसमें और चीजें क्या याद रखने वाली कि इसमें फोटो सेंसिटिविटी आ जाती होती है, यूवी लाइट की, जो हमारे पास यूवी लाइट से हमारे पास सेंसिटिव हो जाती है स्किन। इसमें ये डेमोक्सीसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन की वजह से ज्यादा होती है। इसके अलावा लिवर में हेपेटोटॉक्सी, लिवर में ना या तो प्रेग्नेंट वुमेन में ये लिवर हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाता है, उसके बाद ये हेपेटिक नेक्रोसिस में चेंज होते हैं, या हमारे पास कोई प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिजीज है ना, उन पेशेंट में ये ज्यादा करवाता होता है। और ये बोन स्ट्रक्चर और टीथ में ये टूथ इनेमल को खराब करवाता होता है, बोन ग्रोथ को कम करवाता होता है। ये प्रेगनेंसी में, ये यंग चाइल्ड में ज्यादा होती है। इसके अलावा वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी में हमारे पास डिजीनेस आती है, वर्टिगो आता है, ये ये करवाती होती है। और ये हमारे पास डोज डिपेंडेंट होता है, ज्यादातर ये माइनोसाइक्लिन की वजह से होता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल माइल्ड में नोजिया और डायरिया होता है, लेकिन अगर सुपर इन्फेक्शन हो जाए, वो हमारे पास कैंडियासिस और कोलाइटिस में भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा फोटोटॉक्सिसिटी बाय टेट्रासाइक्लिन होती है, सल्फोनामाइड्स होती है, और क्विनोलोन्स होती है। ये चीज याद रखने वाली है। अब अब हमारे पास दूसरी ड्रग है क्लोरोमाफेनिकोल। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है,
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टेट्रासाइक्लिन के एक्शन में ये डिफरेंस है कि वो 30s राइबोसोम पे अटैच होती थी और वो एक्टिव साइट को रोकती होती थी। यहाँ पे लिखा भी है टेट्रासाइक्लिन प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफर आरएनए टू द एक्टिव साइट ऑन द माइक्रोसोमल आरएनए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स, यानी कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को रोक दिया। अब ये बाइंड होती है रिवर्सिबली 50s राइबोसोम के साथ अटैच, और ये पेप्टाइडल ट्रांसफर रेज के रिएक्शन को रोकती होती है। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज रिएक्शन जो हमारे पास होता है ना, वो बेसिकली हमारे पास एक एंजाइम होता है, नहीं, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करती होती है, इनहिबिट पेप्टाइड, यानी कि ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट कर रही है। अब उसके अलावा एक चीज याद रखनी कि जो हमारे पास है ना टेट्रासाइक्लिन, वो तो लग रही थी ए साइड पे, लेकिन जो हमारे पास होती है ना क्लोरोफेनिकोल, वो 50s सब यूनिट के साथ अटैच होती है और वो पी साइड पे लगती होती है। पी साइड